सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर। और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आज़ादी के परवाने, जिन्होंने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से देश की आज़ादी में एक नई राह दिखाई, ऐसे वीर एवं अद्वितीय माँ भारती के सपूतों को शहीद दिवस पर कोटि कोटि नमन। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। 23 मार्च 1931 का वह दिन, जब भारत के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी तो दे दी, लेकिन इन सपूतों ने यही कहा, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू ही आएगी। मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू ही आएगी। 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों में से एक थे सुखदेव थापर। सुखदेव को भारत के उन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और शहीदों में गिना जाता है जिन्होंने अल्पायु में ही देश के लिए शहादत दी। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना के कोपरा गांव में हुआ था। 3 वर्ष की अल्पायु में पिता को खो देने के बाद ताऊजी अचित राम द्वारा उनका लालन पालन किया गया। 1919 में जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार से देश में भय और उत्तेजना का वातावरण बन गया था। इस समय सुखदेव 12 वर्ष के थे। पंजाब के प्रमुख शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। स्कूल और कॉलेजों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों को सैल्यूट करना पड़ता था, लेकिन सुखदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण उन्हें मार भी खानी पड़ी। हाई स्कूल के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लेने पर सुखदेव की भगत सिंह से भेंट हुई। दोनों एक ही राह के पथिक थे, अतः शीघ्र ही दोनों का परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में गांधी जी ने नमक पर धावा बोला। इसी रंग में वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला। इसी रंग में भगत दत्त ने छोड़ा बम का गोला। रंग दे बसंती चोला। बसंती चोले को पहनकर फांसी पर फंदे को चूमने वाले 23 मार्च 1931 को दूसरे अमर शहीद थे शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के घनिष्ठ मित्र थे। राजगुरु का जन्म ऐसी धरती पर हुआ था जो महान वीरों की धरती थी। इनकी माता भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। इसी कारण इनके माता पिता ने इनका नाम शिवराम रखा। पिता का नाम हरि नारायण था। मराठी परंपरा के अनुसार बेटे के नाम के पीछे पिता का नाम जोड़ा जाता है, अतः राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। 24 अगस्त 1908 को जन्मे राजगुरु के परिवार की प्रतिष्ठा तो बहुत थी, किंतु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शिवराम राजगुरु बचपन से ही बहुत साहसी और निडर थे। छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के वे बहुत बड़े प्रशंसक थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास जैसे क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र थे। हम तो निकले ही थे घर से
बांध कर सर पे कफन, जा हथेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना लेकर फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमने वाले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने 12 वर्षीय भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला और वे अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हो गए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य देश के लिए सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। सरफरोशी की तमन्ना लिए सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और कितने क्रांतिकारी अभी आज़ादी की राह पर आगे बढ़ ही रहे थे कि साइमन कमीशन भारत में आ गया। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे, अतः इसे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार कहा गया। 1919 के इस भारत सरकार अधिनियम की प्रगति की समीक्षा हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा की। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारतीय इस योग्य हैं कि उन्हें संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जो कि भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान था। 1927 में मद्रास की कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित सभी जगह साइमन कमीशन को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे दिखाए गए। पूरा देश साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से गुंजायमान हो गया। साइमन कमीशन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत लोगों में और गहरी खाई खोदकर भारत में हमेशा के लिए पूर्ण सत्ता प्राप्त करना चाहती थी। साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन रखा, जिसका नेतृत्व अंग्रेजी सरकार की नींद हराम करने वाले, स्वतंत्रता की चिंगारी को लगातार हवा देने वाले मां भारती के सपूत लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस प्रदर्शन में उमड़े जन सैलाब को देखकर अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। डरी हुई अंग्रेज सरकार ने सुप्रिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को लालाजी और उनके दल पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की लाठी का डटकर सामना किया और वे बुरी तरह घायल हो गए, जिससे उनका स्वास्थ्य
बिगड़ने लगा और इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु के पहले लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी सरकार को चुनौती देते हुए कहा, मेरे शरीर की लाठी की एक एक चोट अंग्रेजों के साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। चूंकि लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे, इसलिए उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प किया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने यह कार्य भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद और जयगोपाल को दिया। लाला जी के शहीद होने के ठीक एक माह बाद 17 दिसंबर 1928 का दिन स्कॉट की हत्या के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गए। सैंडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु व अन्य साथी पुलिस की नज़रों में धूल झोंककर निकलने में कामयाब हो गए। भगत सिंह एक सरकारी अधिकारी के रूप में श्रीमती दुर्गा देवी वोहरा, जो कि भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी शहीद भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, उनके 3 वर्षीय पुत्र के साथ ट्रेन में बैठ गए। राजगुरु उनके अर्दली बनकर उसी ट्रेन में उनके साथ लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए। चंद्रशेखर आजाद, जो लाहौर कांड का संचालन कर रहे थे, वेश बदलकर मथुरा की ओर रवाना हुए। अंग्रेजी हुकूमत सैंडर्स की सरेआम हत्या से बौखला गई। सैंडर्स की हत्या का दोषी तीनों को माना गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। तीनों पर सैंडर्स की हत्या के केस के अलावा देशद्रोह का केस भी चला। 7 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा का फैसला सुनाया। अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र निर्दयतापूर्वक तीव्र गति से भारतीयों पर चलता जा रहा था। ब्रिटिश हुकूमत दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून थे। सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी। अंग्रेज सरकार का इस बिल को कानून बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि जनता में क्रांति की आवाज को क्रूरतापूर्वक दबाना। लेकिन क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजी जड़ों को हिलाने की ठानी थी। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। गंभीर विचार विमर्श के बाद में 8 अप्रैल 1929 का दिन असेंबली में बम फेंकने के लिए तय हुआ। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। 8 अप्रैल को सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस में दाखिल हो गए। उस समय सदन में सर जॉन साइमन के अलावा मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर और MR जयकर भी मौजूद थे। जैसे ही बिल पर कार्यवाही शुरू हुई, भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम लुढ़का दिया। जैसे ही बम फटा, पूरा असेंबली हॉल अंधेरे में डूब गया। तभी बटुकेश्वर दत्त ने दूसरा बम फेंका। बम कम क्षमता के थे और इस तरह से फेंके गए थे कि किसी की जान न जाए। बम फेंकने के बाद दोनों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ पर्चे फेंके। इस पर्चे का पहला शब्द था नोटिस। पर्चे में लिखा था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की। यह पहले से ही तय था। वहां मौजूद पुलिसकर्मी इस डर से उनके पास नहीं गए कि कहीं उनके पास हथियार ना हो। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या वाली ऑटोमेटिक पिस्टल सरेंडर की। उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम था कि ये पिस्टल सैंडर्स की हत्या में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत बनेगी।
भगत सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। जब भगत सिंह को पहली बार अदालत लाया तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। मजिस्ट्रेट ने उन्हें हथकड़ियां लगाने का आदेश दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चल रहा था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला सुनाया गया कि उन्हें 24 मार्च 1931 के दिन फांसी पर लटकाया जाएगा। देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की चाहत ने भगत सिंह एवं उनके साथी क्रांतिकारियों को इस कदर निडर बना दिया था कि उन्हें मौत का खौफ ही नहीं था। अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 तथा 6F तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर 1930 को 68 पृष्ठीय निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के इन 3 सपूतों को फांसी पर लटका दिया। अदालती आदेश के मुताबिक 24 मार्च 1931 का दिन तय था, किंतु अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च 1931 को ही यह फांसी उन्हें दे दी। गले में फंदा डालने से पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए तीनों यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में डालकर भारत माता की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, बड़े आश्चर्य की बात थी। जो हुकूमत इतनी ताकतवर थी वो इन नौजवानों के साहस से भयभीत हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के असीम देश प्रेम एवं बलिदान से नवयुवकों और क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय चेतना का तीव्रता से संचार हुआ। इन वीरों ने अपने क्रांतिकारी कार्यों से और बलिदान से अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाने का कार्य किया, जिससे कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भूमिसात होता चला गया।